ठीक है, तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था टेक्स्ट फंक्शंस इन एक्सेल, कि किस तरह से टेक्स्ट के जो भी फंक्शंस है, टाइप ऑफ टेक्स्ट टेक्स्ट डेटा के साथ काम करने के लिए जितने फंक्शंस है वो सारे फंक्शंस डिस्कस किए थे। आज नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शंस देखेंगे हम, जो कि लॉजिकल फंक्शंस होते हैं। लॉजिकल फंक्शंस मतलब इफ यू वांट्स टू डिराइव, अगर आपको कुछ कैलकुलेटेड कॉलम, मतलब कुछ भी, अगर एक कॉलम बेसिस पे कंडीशन दे के कैलकुलेशन करना है, ठीक है, तो हम लॉजिकल एक्सप्रेशंस यूज करते हैं। ठीक है, देखेंगे हम इसमें किस तरह से सपोज यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं इन केस ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन यहाँ पे आता हूँ, तो एंड नाम का एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉल्स नाम का है, मतलब इस तरह से बहुत सारे फॉर्मूले है उसमें। ठीक है, बट टुगेदर ये सारे फॉर्मूले यूज करने हैं। इसमें से सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है इफ का। ठीक है, इसी के साथ स्टार्ट करना होता है। अगर इफ एरर, इफ एन एंड इफ्स करके फॉर्मूला है। अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस देने हैं तो इफ्स करके भी एक फॉर्मूला ऐड हुआ है। तो लेट्स सी हाउ दिस फॉर्मूलाज वर्क्स। ठीक है, तो सबसे पहले इन फॉर्मूलाज के साथ स्टार्ट करने के पहले हमें ऑपरेटर्स कौन से इसमें यूज होने वाले हैं ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ऑपरेटर यूज होगा इज इक्वल टू, जिसको बोलते हैं हम कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर्स, तो ये इज इक्वल टू अपन जब भी यूज करेंगे तो इज इक्वल टू का मतलब होता है कि दो वैल्यूज को कंपेयर करना वेदर द वैल्यूज आर सेम और नॉट। ठीक है, इक्वल्स टू, देन नेक्स्ट ऑपरेटर है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन लेस देन, सिमिलरली ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, लेस देन और इज इक्वल टू, एंड देन नॉट इज इक्वल टू। ये 6 कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं जिनका आउटपुट हमेशा आइदर ट्रू आइदर फॉल्स होता है। ठीक है, तो ये वैसे दिस इज लेस देन। ठीक है, लास्ट वन जो है वो नॉट इज इक्वल्स टू, नॉट इज इक्वल्स टू। तो अगर हम इनका आउटपुट कंपेयर करना चाहेंगे तो हमें हमेशा बूलियन आउटपुट मिलता है इनका, बूलियन वैल्यू आइदर ट्रू आइदर फॉल्स। लेट्स से यहाँ पे मेरा एक सेल में 100 है और दूसरे सेल में भी 100 है। अगर मैं कंपैरिजन करने जाता हूँ तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब ये है कि दो सेल में जो वैल्यू है वो सेम है। अगर एक में मैं चेंजेस कर देता हूँ तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू के लिए चेक करता है। ऐसे लेट्स से यहाँ पे कोई और ऑपरेटर यूज करना है तो हम और भी यूज कर सकते हैं। वैसे दिस इज ग्रेटर देन, तो ये भी देखो। सो ये टू फॉर्मूला है, E2 इज ग्रेटर देन D2, तो मतलब 100 इज ग्रेटर देन 99, तो ये भी ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, ऐसे इसमें से मतलब हम समझ सकते हैं कि कंडीशंस मतलब ग्रेटर देन और मतलब क्या होता है, लेस देन मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू मतलब क्या होता है। तो और इज इक्वल टू का मतलब होता है कि इधर ग्रेटर होना चाहिए या फिर इक्वल्स होना चाहिए, इक्वल एंड ग्रेटर। तो जैसे कि आपको अगर कभी कंडीशन देना है, ये लेट्स से कंडीशन में आपको लिखना है कि कोई भी जो भी कंडीशन होगा वो, इफ दिस सेल इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 100, अगर वो 100 से ज्यादा होगा तो भी ट्रू आना चाहिए, या फिर 100 होगा तो भी ट्रू आना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में हमें एक ग्रेटर देन और इज इक्वल टू ऑपरेटर यूज करना होता है। सिमिलरली लेस देन और इज इक्वल टू, देखो 100 से ज्यादा भी रहेगा, 200 भी कर दूंगा तब भी कुछ चेंजेस नहीं होंगे रिजल्ट में। ठीक है, बट इसमें क्या है, अगर इफ ऐसे 99 तो ये फॉल्स कह देगा। ठीक है, तो मतलब इस तरह से ये ऑपरेटर्स, और का मतलब होता है ग्रेटर देन और, इधर ट्रू मतलब इधर इक्वल्स टू होना चाहिए या फिर उससे बड़ा होना चाहिए, उससे छोटा नहीं होना चाहिए। और ऐसी सिचुएशन देनी होगी तो हमें ग्रेटर देन और इज इक्वल टू यूज करना होता है। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू।
सिमिलरली अगर लेसर वैल्यू के लिए आपको चेक करना है ऑपरेटर यूज करके, तो लेसर देन और इज इक्वल टू ऑपरेटर है। इफ आई से लेस इज इक्वल टू, एंड देन जो भी मैंने रेफरेंस दिया, E2 इज लेसर देन और इज इक्वल टू 100। अगर 100 है तब भी ट्रू बोलेगा, देन लेट्स से 99 है तब भी ट्रू बोलेगा, बट अगर 101 कर दिया तो फॉल्स बोलेगा। तो कंडीशंस अपन जो यूज करेंगे उसके बेसिस पे तो हमें ऑब्वियसली आउटपुट मिल जाएगा। अभी इसमें क्या है, इसमें और एक चीज है कि सपोज मान लीजिए कि आपको मल्टीपल कंडीशंस देने हैं एक ही सेल में आपको। यहाँ पे तो अभी तक फिलहाल मैं एक ही कंडीशन दे रहा था, राइट, एक ही सेल के ऊपर। बट अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस देने हैं तो इसमें और एक टाइप ऑफ ऑपरेटर ऐड होता है जिसको एक्चुअली कहा जाता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो एंड, और एंड, नॉट, ये तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो इनको कैसे यूज करना है। सपोज अभी मेरे पास यहाँ पे लेट्स से 100 है, 200 है, ओके, 300 है, अगेन 100 है। ऐसे कोई भी नंबर्स ले सकते हैं, ठीक है। और आपको इसे मतलब यहाँ पे अगर कुछ आउटपुट निकालना है कि इसमें से दो वैल्यू सेम है या फिर नहीं है, कुछ जो भी आपको यहाँ पे कंडीशंस देके चेक कर सकते हैं वो, कोई भी चेक। बट मोर देन वन कंडीशन आप जब कोई आपको जब भी देना होता है तो इसमें से ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं। अभी प्रॉब्लम ये है कि एंड कब यूज करेंगे और कब यूज करेंगे, ठीक है, उसको भी समझ लेते हैं। वैल्यूज ट्रांसपोज करने से ये जो कॉलम के वैल्यूज है वो रो में आते हैं, ठीक है। तो अभी देखो, अगर जब आपको मतलब आपकी वैल्यूज मल्टीपल कॉलम में है, अलग अलग कॉलम में है, और आपको उन वैल्यूज के ऊपर कंडीशंस देना है, तो आप और ऑपरेटर कभी भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको एंड ऑपरेटर यूज करना होगा, या फिर यहाँ पे मैं सपोज अलग वैल्यूज लेता हूँ, ठीक है, एस एच महाराष्ट्र स्टेट, एंड देन इफ आई से पुणे, ठीक है, यहाँ पे कर्नाटका, कर्नाटका से मैंने लिया बैंगलोर, ठीक है। ऐसे ही दिल्ली, अभी दिल्ली तो कोई ये नहीं है, स्टेट नहीं है, तो सिटी नहीं है, दिल्ली सिटी है, ठीक है। बट ऐसा सपोज मान लीजिए कि ये है, और आपको बस चेक करना है। ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है। ऐसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से और सिटीज है, जैसे कि पुणे एक हो गया, मैंने लिखा मुंबई एक हो गया, देन कर्नाटका से कोई और सिटी होगा, ठीक है। ये एटलीस्ट मतलब एक ही पता है तो चलो मैं XYZ लेता हूँ। देन दिल्ली छोड़ दीजिए, बट और कोई स्टेट है, बट और कोई स्टेट है तो जैसे कि मैंने लगाया यहाँ पे बंगाल, बंगाल से सपोज चेन्नई है, ठीक है। इस तरह से, बट आपको क्या करना है, आपको इसमें से ऐसे कॉलम को कंसिडर करना है, ऐसी कंडीशन लगानी है कि जिसमें स्टेट एंड सिटी दोनों की कंडीशन लगानी है, और अगर दोनों मैच होंगे तो ही ट्रू आना चाहिए, नहीं तो फॉल्स आना चाहिए, राइट। तो दो कंडीशंस देनी है, अलग अलग कॉलम के बेसिस पे देनी है, तब हमें एंड ऑपरेटर यूज करना होता है। नहीं तो क्या प्रॉब्लम होता है ये भी हम समझ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एंड ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ। सपोज मैंने लिखा इज इक्वल टू इफ, सॉरी इफ नहीं यूज करना है, इफ दिस महाराष्ट्र G8 इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे मुझे महाराष्ट्र लिखना है, ठीक है। अभी दूसरा कंडीशन देना है तो आपको
यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज करना होगा। बट एक्सेल में एंड ऑपरेटर किस तरह से यूज करते हैं, तो आपको ए एंड डी पहले लिखना होता है, ठीक है। देन उसके अंदर लॉजिक वन, लॉजिक टू। लॉजिक वन मतलब ये आपका कंडीशनल, ये जो ऑपरेटर्स है, ये ऑपरेटर्स, ये 6 ऑपरेटर्स जो है कंडीशनल ऑपरेटर्स, ये यूज करके ही आपको कुछ ना कुछ लॉजिक उसमें देना है। कोई भी ऑपरेटर यूज करो जैसे आपको लॉजिक बनाना है उसके हिसाब से, ठीक है। देन सेकंड है पुणे, इज इक्वल टू, सपोज मुझे यहाँ पे पुणे ही चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पुणे है, मतलब दो कंडीशंस, जी एट इज इक्वल टू महाराष्ट्र होगा, एंड एच एट इज इक्वल टू, एच मतलब ये रेफरेंस की बात कर रहा हूँ मैं, सेल की बात कर रहा हूँ, ये 8 नंबर का रो है, एच मतलब कॉलम है, एच एट इज इक्वल टू पुणे है, जी एट इज इक्वल टू सपोज मान लीजिए महाराष्ट्र है, तभी ट्रू आना चाहिए। मतलब आपके दो कंडीशंस हो गए। ऐसे आप इसमें कितने भी कंडीशंस ऐड कर सकते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है। मैं बस कॉमा पुट करते जा रहा हूँ, तो देखो कितने कंडीशंस, मतलब लॉजिकल एक्सप्रेशंस एन नंबर ऑफ, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने कंडीशंस दे सकते हैं। आपके पास जितने कॉलम्स है उतने के लिए आप कंडीशंस दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन, मतलब आपके वैल्यूज, अगर दो कॉलम के वैल्यूज के बेसिस पे आपको कंडीशन देना है तो एंड ऑपरेटर यूज करना है। अभी इसमें क्या है, अगर सपोज आपने गलती से सिंगल कॉलम के बेसिस पे एंड ऑपरेटर यूज किया और यहाँ पे पुणे की जगह पे मैंने यहाँ पे दिल्ली लगा दिया, तो क्या होगा, दिल्ली लगा दिया तो आपको हमेशा आउटपुट फॉल्स ही मिलेगा, क्योंकि आपने जो मतलब फॉर्मूला यूज किया है वो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखो हम यहाँ पे 1 बाय 1 सेल की वैल्यू कंपेयर करते हैं। एक सेल मतलब ये जी एट, यहाँ पे इसमें क्या वैल्यूज है ये हम कंपेयर करते हैं। अगर हम इसमें उस तरह का कंपैरिजन कर रहे हैं तो एक सेल में दो वैल्यूज तो नहीं हो सकते, राइट। तो एक ही इसमें जाके सपोज ये जी एट इज इक्वल टू दिल्ली, ओके, एच एट नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो एक ही सेल में दो वैल्यू तो नहीं होंगे, दो स्टेट तो नहीं होंगे। अगर सपोज मान लीजिए कि आपको ऐसा चेक करना है, इधर उसमें महाराष्ट्र होगा या फिर दिल्ली होगा, तो मुझे कंसिडर करना है इधर एनी ऑफ, मतलब एक सिंगल कॉलम के बेसिस पे, सिंगल कॉलम के जो वैल्यूज है उसमें से मल्टीपल वैल्यूज को आपको अगर फिल्टर, मतलब फिल्टर लगाने के लिए यूज करते हैं आइडियली, बट यस कंडीशंस देनी है तो हमें किस तरह से लगाना होगा, ठीक है। महाराष्ट्र नहीं है तो दिल्ली, ये नहीं है तो वो, इस तरह से। और वो वाला जो कंडीशन है वो अचीव करने के लिए हमें एंड ऑपरेटर नहीं, हमें और ऑपरेटर यूज करना होता है। तो एंड ऑपरेटर क्या कहता है, एंड ऑपरेटर कहता है कि अगर सारे के सारे कंडीशंस ट्रू होंगे तो ही, मतलब इसमें मैंने पहले बताया जी एट इज इक्वल टू महाराष्ट्र, ये कंडीशन तो ट्रू है, बट जी एट इज इक्वल टू दिल्ली है क्या, नहीं है, राइट। जी एट इज इक्वल टू महाराष्ट्र ही है, तो सेकंड कंडीशन मेरी फॉल्स हो रही है। अगर सेकंड कंडीशन फॉल्स हो रही है तो एंड ऑपरेटर का जो टोटल आउटपुट रहेगा ओवरऑल वो फॉल्स रहेगा। एक भी कंडीशन फॉल्स रहेगी एंड ऑपरेटर में तो पूरा आउटपुट आपका फॉल्स रहेगा, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन की सेम कॉलम में से मल्टीपल वैल्यूज को आपको कंडीशन लगाना है, मल्टीपल वैल्यूज के लिए चेक करना है, तो हमें यही वाला फॉर्मूला बट और के साथ यूज करना होगा। यहाँ पे एंड जो लिखा है मैंने उसकी जगह पे हमें और कर देना चाहिए। और करने से जो फॉल्स आ रहा था वो ट्रू हो जाएगा, और जहां जहां पे दोनों में से एक वैल्यू है वहां वहां पे हमें ट्रू मिल जाएगा, नहीं तो फॉल्स मिल जाएगा। ये डिफरेंस है एंड और में। और के लिए क्या होता है, और के लिए जितने भी आप वैल्यू स्पेसिफाई कर रहे हैं, जितने भी कंडीशन स्पेसिफाई कर रहे हैं, उसमें से एक भी कंडीशन ट्रू होगा, दैट इज सफिशिएंट टू रिटर्न द ट्रू, ठीक है। बट अभी ये यूज कब करते हैं, ठीक है। मोस्टली क्या होता है कि आपको मल्टीपल कॉलम में वैल्यूज है और उन वैल्यूज में से कुछ रेंज या फिर जो भी आपको स्पेसिफाई करके रेंज दे के, नंबर कॉलम होगा तो रेंज के लिए मतलब 1000 से ज्यादा वैल्यूज होंगे तो आपको उस वैल्यू, मतलब उस रो को कंसिडर करना है, नहीं तो इग्नोर करना है। या फिर और भी सिंपल तरीका है पास एंड फेल का, मतलब एक समझाने के लिए, सपोज मैंने कहा स्टूडेंट
डेटा। ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने रोल नंबर, यहाँ पे लिखा नेम। ठीक है, देन उसके सब्जेक्ट्स के मार्क्स होंगे, मराठी, हिंदी एंड सपोज इंग्लिश। तो इस तरह से मार्क्स होंगे 101, 102, 103, कुछ रैंडम नंबर लेता हूँ, 103, 104 एंड 105। ए बी सी डी ई। ठीक है, एक्सेल में एक रैंड बिटवीन करके फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला यूज करने से हमें 30 to 90 के बीच में से नंबर चाहिए, सपोज रैंडम नंबर्स मिलते हैं। तो एक डेटा सेट ऐसा क्रिएट करने के लिए इस फॉर्मूला को यूज किया जाता है। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए कि मेरे पास इस तरह से नंबर्स है। अभी अगर मुझे इसमें से पास और फेल का कंडीशन देना है, ठीक है, तो पास फेल देना है तो मुझे सब्जेक्ट्स के मार्क्स देखने होंगे। अभी देखना है तो तीनों कॉलम के बेसिस पे मुझे कंडीशन लगाना होगा, राइट। तो यहाँ पे अगर आपको कंडीशन लगाना है यूजिंग एंड ऑपरेटर, तो क्या कंडीशन होगा? सपोज मान लीजिए कि 40 के ऊपर मार्क्स रहेंगे किसी को, तो वो पास होगा। ठीक है, तो अभी अगर ऐसा सिचुएशन लेना है तो मतलब यहाँ पे मैं ट्रू फॉल्स में ही आउटपुट निकालता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो मुझे 3 कंडीशंस देने हैं, अलग अलग कॉलम्स है, तो ऑपरेटर कौन सा यूज करूंगा? मैं एंड ऑपरेटर यूज करूंगा। इफ ऐसे कि दिस इज C2 का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 40 होगा, बट 40 नहीं, 40 एंड इज इक्वल टू होगा, मतलब 40 या 40 के ऊपर रहेंगे तो हम उसको पास कहते हैं आइडियली। ठीक है, तो ये 40 हो गया। देन D2 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 40 है, कॉमा, थर्ड कंडीशन इफ दिस इज अगेन ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 40 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू है, सेकंड कंडीशन भी ट्रू है, मोर देन 40 है, बट थर्ड कंडीशन जो है वो मोर देन 40 नहीं है। इंग्लिश के मार्क्स जो है वो मोर देन 40 नहीं है। अगर 40 हर एक सब्जेक्ट में 40 का पासिंग कंडीशन है तो ये पास होगा या फेल होगा? तो ऑब्वियसली फेल होगा। तो फेल होगा मतलब यहाँ पे मुझे क्या आउटपुट मिलना चाहिए? फॉल्स आउटपुट मिलना चाहिए। बट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। फर्स्ट दो कंडीशंस ट्रू है, बट एंड ऑपरेटर में क्या रिक्वायर्ड है? सारे कंडीशंस ट्रू होने चाहिए तभी आपको ट्रू मिलेगा, नहीं तो फॉल्स मिलेगा। मैंने एंटर कर दिया, फॉल्स मिल रहा है। ठीक है, अब नीचे का सेल्स को देखेंगे तो सारे कंडीशंस अब वो मतलब सारे वैल्यूज मोर देन 40 है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके नीचे दो वैल्यूज है जो फेल की कंडीशन बता रहे हैं, राइट। तो इस तरह से मैं अगर कुछ फॉर्मूलाज लगाता हूँ, एक कंडीशनल ऑपरेटर लगाता हूँ, तो ये आउटपुट इस तरह से, मतलब जब आपको कुछ कंडीशनल आउटपुट डिराइव करना होता है, तो यहाँ पे तो फिलहाल मैंने ट्रू फॉल्स यूज किया है। ठीक है, तो हमें लॉजिकल फॉर्मूले, मतलब कंडीशनल आउटपुट जब डिराइव करना होता है तो आपको लॉजिकल फॉर्मूलेज यूज करने हैं। अभी लॉजिकल फॉर्मूलेज यूज कैसे करने हैं देखो, तो उसमें ना एक इफ नाम का फॉर्मूला है। इफ, तो इफ मतलब क्या होता है? कोई भी कंडीशन आप इमेजिन कर लीजिए कि इफ अगर ये ऐसा होगा तो ऐसा होगा, नहीं तो वैसा होगा। एक इस तरह से हम कुछ स्टेटमेंट भी करते हैं अपने रियल लाइफ में भी। उसी तरीका है, उसी तरह का ये फॉर्मूला है। अगर मैंने कह दिया सपोज यहाँ पे 100 लिया, ठीक है, इज इक्वल टू मैंने लिखा इफ, और यहाँ पे कंडीशन स्टेट मतलब एक एक्सप्रेशन दिया, कंडीशनल एक्सप्रेशन जो लॉजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, मैंने कह दिया कि ये जो वैल्यू है E9 का, E9 मतलब जो 100 है, ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन 100 है, ठीक है, 100 है, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? अगर ग्रेटर देन 100 है तो इफ ऐसे मैं यहाँ पे वही लिखता हूँ, ग्रेटर देन 100। और अगर ग्रेटर देन 100 नहीं है, मतलब देखो यहाँ पे कैसा है कि फर्स्ट आपको कंडीशन देना है, कंडीशन अगर ट्रू होगा तो उसके बाद में क्या आउटपुट मिलना चाहिए ये आपको बताना है, कॉमा देके।
एंड देन अगेन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो आपको नेक्स्ट वैल्यू बतानी है कि उसमें अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगा मतलब फॉल्स होगा, कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या आउटपुट मिलना चाहिए। तो मैंने लिखा लेस देन 100। ठीक है, बस इतना कर दिया। अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि मैंने ग्रेटर देन का ऑपरेटर यूज किया था, तो मैं अभी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू कहता हूँ क्योंकि 100 से लेके हम कंपेयर कर रहे हैं। तो देखो दो कंडीशन सफिशिएंट नहीं है, राइट। मतलब एक तो ग्रेटर है इसमें, ग्रेटर देन है और लेस देन, हमने दो ही किया है। तो अगर हम इसमें 100 वैल्यूज एंटर कर रहे हैं तो हमें ग्रेटर देन का मिल रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे उस तरह से कंडीशन लिया है। सपोज मान लीजिए मैंने इसको ग्रेटर देन 100 कर दिया, तो अभी ये ग्रेटर देन 100 वैलिड है। नहीं तो इज इक्वल टू भी ऐसा उस तरह से भी हम बिल्ड कर सकते हैं, नेस्टेड फॉर्मूलाज यूज करना होता है उसमें, ठीक है। तो ये सपोज मान लीजिए ग्रेटर देन 100 है, मैं 100 के नीचे की वैल्यू लेता हूँ तो ये मुझे लेस देन 100 देता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी या ट्रू होगी। ट्रू होगी तो फर्स्ट एक्सप्रेशन को इवेल्युएट किया जाएगा जो वैल्यू इफ ट्रू में आ रहा है, ठीक है यहाँ पे। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो सेकंड वाला एक्सप्रेशन इवेल्युएट किया जाएगा। बट इसमें क्या है, इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक ही कंडीशन दे सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल कंडीशन देने हैं तो जो हमने यहाँ पे देखा एंड वाला वो हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही फॉर्मूला मैं पास एंड फेल के लिए, देखो मुझे ट्रू फॉल्स में रिजल्ट नहीं चाहिए, मुझे लिखना है पास एंड फेल में, ठीक है। तो मैं यही कंडीशन उठाता हूँ एंड इसमें लिखता हूँ इफ दिस कंडीशन इज इक्वल टू ट्रू। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आपको इज इक्वल टू ट्रू लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट ट्रू के लिए ही जाता है, ठीक है। हमें बस एक कंडीशन देना होता है और इसका आउटपुट तो हमें ऐसा मतलब ये फॉर्मूला है बट कुछ लिखना नहीं है आपको। ये ऑटोमेटिकली ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करने वाला है और उसी के बेसिस पे हमारा नेक्स्ट होगा। तो अगर ये सारी चीजें होगी मतलब ये तीनों कंडीशन सारे नंबर्स 40 के अब होंगे तो हमें क्या लिखना है, हमें पास लिखना है, राइट। अगर ये सपोज मान लीजिए कि इसमें से कोई भी एक नंबर अगर 40 के ऊपर नहीं होगा तो मान लीजिए इसमें आपको फेल लिखना है। तो पास एंड फेल इस तरह का मतलब एक कॉलम आपको बनाना है, कंडीशनल आउटपुट आपको निकालना है, तो लॉजिकल फॉर्मूलाज यूज होता है। और एक सिचुएशन होती है और, तो मोस्टली और ऑपरेटर मतलब इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट में पास होगा, ठीक है। ऐसा चेक करना है आपको कि एक कोई भी कैंडिडेट है, अभी यहाँ पे तो चलो ठीक है 5 है तो हम बाय लुकिंग एट द डेटा हम बता सकते हैं। बट अगर आप सपोज मान लीजिए कि आपके पास डेटा ही 1000 पीपल्स का है, 1000 स्टूडेंट्स का डेटा है, तो उसमें से चेक करना है, ठीक है। तो अभी मुझे सब्जेक्ट वाइज चेक करना है तो हम सब्जेक्ट वाइज कर सकते हैं या फिर पास इन वन सब्जेक्ट, पास इन वन सब्जेक्ट, ओके। कोई में से इसमें से कोई एक सब्जेक्ट में पास होगा ऐसा चेक करना है। तो अभी अगर ऐसा कंडीशन चेक करना है तो ऑब्वियसली आपको एंड ऑपरेटर तो यूज करके नहीं चलेगा क्योंकि एंड क्या करता है, एंड सारे कंडीशंस ट्रू मांगता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन होगी कि आपको और यूज करना होगा, इफ आई से इज इक्वल टू और एंड देन इफ आई से दिस इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 40 कॉमा, then again this is greater than or is equal to 40 comma, again this C2 सिलेक्ट करो या फिर एंटर करो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। मतलब यहाँ पे जाके मैं ऐसे C2 एंटर भी करता हूँ तो भी वो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन ले लेता है, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 40। देखो पहले तो हमारा क्या आ रहा था, फेल आ रहा था। अब पास इन वन सब्जेक्ट कर रहे तो एटलीस्ट वन मतलब तीनों में से एक, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम और यूज कर सकते हैं, नहीं तो मोस्टली और यूज किया जाता है एक सिंगल कॉलम के मल्टीपल वैल्यूज अगर चेक करने हैं तो, ठीक है। वो वाला भी एग्जांपल मैं बता दूंगा।
और मैंने इसको एंड तक ट्रैक किया, देखो सारे पास दिखा रहे हैं, मतलब सारे जितने भी स्टूडेंट्स है वो सारे सब स्टूडेंट्स एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में तो वो पास है। राइट, ये ट्रू का मीनिंग है, पास इन वन सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये मतलब एक सिंपल तरीका है ट्रू फॉल्स, ये देन इसके ऊपर आप इफ लगा के इसका आउटपुट चेंज कर सकते हैं, मतलब जो आपको बुलियन आउटपुट मिल रहा है वो चेक कर सकते हैं। बट ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको पास फेल जिस तरह से मैंने लिखा है इस तरह से टेक्स्ट ही पास करना होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कुछ कंडीशनल टेक्स्ट आपको डिराइव करना है, ऑब्जर्वेशंस लिखने हैं बेसिस ऑन द कंडीशंस, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कोई और फॉर्मूला भी लगाओगे दैट इज फाइन। ठीक है, अभी क्या प्रॉब्लम है, सपोज मान लीजिए कि मुझे कंडीशंस या फिर नेस्टेड इफ एल्स भी यूज करना है। नेस्टेड इफ एल्स कंडीशंस देखे मतलब मोर देन वन कंडीशन है, तो अ, इस तरह से भी यूज लिख सकते हैं कि ये तो है और ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर है। बट आपको अगर हायरार्की वाइज पहले आपको चेक करना है कि वो अगर वो बंदा मराठी में मतलब जो भी स्टूडेंट होगा वो मराठी में पास है, एंड देन अगर इसमें पास है तो आगे वाला कंडीशन चेक करना है नहीं चेक करना है, अगर पास है नहीं है तो मतलब नेस्टेड फॉर्मूला करके कंसेप्ट होता है कि फॉर्मूला के अंदर कंडीशन, कंडीशन के अंदर कंडीशन। ठीक है, तो लेट मी से ये डेटा तो नहीं है सफिशिएंट। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में लेट मी से इस डेटा के ऊपर अगर उस तरह का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं तो नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ क्या होता है, तो इफ के अंदर इफ फॉर्मूला लगाना होता है। जिस तरह से हमने यहाँ पे एक सिंगल इफ लिखा है उसी तरह से इफ नेस्टेड इफ लगाना है सपोज, तो लिखना कहाँ पे होता है, तो पास की जगह पे नहीं, मतलब जो पास का रिजल्ट होता है वहां पे नहीं लिखना होता है। दूसरा वाला इफ स्टार्ट होगा इस जगह पे, फेल की जगह पे, मतलब अगर पहली वाली कंडीशन फेल है तो सेकंड वाली कंडीशन चेक करनी है। तो ये अल्टरनेट यूज कर सकते हैं, मतलब और एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर यूज करके भी आप लोग नेस्टेड को अवॉइड कर सकते हैं, नहीं तो इस नेस्टेड को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बस सिचुएशन क्रिएट कर रहा था कि ये लेट्स से if and nested if क्या सिचुएशन क्रिएट कर रखता हूँ। हम्म, ठीक है, तो मतलब मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पे अगर आपको आउटपुट निकालना है, जैसे कि कुछ सेम कॉलम के मल्टीपल वैल्यूज होंगे, सेम कॉलम के मतलब चलो यहाँ पे मेरा सेल्स का वैल्यू है और मुझे एक टैग बनाना है, लेट से टैग बनाना है सेल्स के ऊपर टैग लगाना है, एक ऑब्जर्वेशंस क्रिएट करने हैं मुझे कि मान लीजिए यहाँ पे जो वैल्यूज है, ये वैल्यू इसमें से अगर मैं कहूँ कि अगर मेरी सेल्स की वैल्यू मोर देन 1000 है, ठीक है, मोर देन 1000 है, तो आपको कहना है कि सेल इज हाई। मोर देन 500 है तो आपको कहना है कि सेल्स इज एवरेज, एंड लेस देन 500 वैल्यू है सेल्स की तो आपको कहना है कि सेल इज लो। ठीक है, थ्री कंडीशंस ऑन द सिंगल कॉलम, थ्री कंडीशंस ऑन द सिंगल कॉलम। ठीक है, और का क्या है, और अगर आप यहाँ पे यूज करना चाहेंगे तो नहीं यूज कर सकते, और में क्या होता है कि वो ये नहीं तो वो वैल्यू के लिए कंपेयर करेगा, बट यहाँ पे जो वैल्यू है उसी के बेसिस पे आपको रिजल्ट रिटर्न करके आगे जाना है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें नेस्टेड इफ एल्स यूज करना होता है। नेस्टेड इफ एल्स मतलब एल्स एज सच कहीं पे लिखना नहीं होता है, जो फेल का पार्ट होता है वो एल्स वाला ही पार्ट होता है। तो मैंने लिखा इफ, एक हायरार्की बनाओ। ठीक है, और
चलो बात कर लेते हैं इसके बारे में। पहले मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। इफ ऐसे P2, ओके, P2 इज ग्रेटर देन 1000 होगा तो मुझे लिखना है कि हाई सेल। ठीक है, इतना लिखा। अब वैल्यू ये फॉल्स, अगर ये वैल्यू फॉल्स होगी तो इसने क्या करना चाहिए, राइट? तो दूसरी कंडीशन अप्लाई करनी चाहिए, राइट? अगर दूसरी कंडीशन अप्लाई करनी चाहिए तो आपको क्या करना होगा, आपको फिर से इफ लिखना होगा। कंडीशंस तो आप इफ के सिवा नहीं दे सकते, मतलब इफ में ही देना है। देन ओनली आप इस तरह से सिंगल वैल्यू आउटपुट टेक्स्ट का जो भी ऑब्जर्वेशन होगा वो ऑब्जर्वेशन आप डिराइव कर सकते हैं। तो मैंने लिखा वैल्यू इफ फॉल्स में फिर से इफ स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे लिखा इफ P2 इज अगेन ग्रेटर देन 500, तो मुझे क्या लिखना है, तो मैं इसमें लिखूंगा एवरेज सेल। ठीक है, देन कॉमा। अगेन अगर ये फर्स्ट भी कंडीशन ट्रू नहीं है, सेकंड भी कंडीशन ट्रू नहीं है, तो right, तो मुझे थर्ड कंडीशन देना होगा। तो मैंने थर्ड कंडीशन भी दिया, इफ P2 P2 इज लेस देन, आप दे दीजिए, नहीं भी दे दीजिए, ठीक है। एक ही कंडीशन है तो लास्ट में देने की जरूरत नहीं। मतलब कैसा है, अगर देखो पहली कंडीशन फॉल्स है, सेकंड कंडीशन फॉल्स है, तो क्या मिलना चाहिए, तो मैं यहाँ पे मतलब डायरेक्टली लो भी लिख सकता हूँ, नहीं तो आप कंडीशन देके भी डिराइव कर सकते हैं लास्ट में आपको। अगर तीनों बट तीनों कंडीशन तीनों सिचुएशंस कवर हो रहे तो मतलब नहीं है लो सेल्स। ठीक है, दे भी सकते हैं, नहीं भी दिया तो भी चल जाएगा। मैंने एंटर कर दिया। तो देखो वैल्यू 500 से लेसर है तो मुझे लो सेल्स मिल रहा है। इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ, अगेन लो सेल्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू 500 से, ये देखो वैल्यू कितना है, 1000 से बिलो है बट 500 से ज्यादा है, तो क्या मिलेगा, एवरेज सेल्स। कहीं पे तो होगा जो वैल्यू 1000 से ज्यादा होगी, तो यहाँ पे वैल्यू 1000 से ज्यादा है। ठीक है, वहां तक जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे मुझे हाई सेल्स मिल रहा है, राइट? तो मतलब तीनों कंडीशंस काम कर रहे हैं। बट अगर जब भी हम नेस्टेड फॉर्मूला इसमें और भी कंडीशन देने हैं तो ऑब्वियसली आपको क्या करना होगा, आपको ये जो लो सेल्स है इसकी जगह पे इफ एल्स लगा के और कंडीशंस दे सकते हैं, मतलब 250 के लिए देना है। बट हायरार्की जो होगा वो हायरार्की किस तरह से सिलेक्ट करना है, राइट? तो देखो हमेशा इस तरह से नंबर के बेसिस पे अगर कंडीशन देनी है तो आपको हाईएस्ट नंबर का कंडीशन पहले लिखना होगा। सपोज मान लीजिए आप पहली फर्स्ट आइटम पे लोएस्ट नंबर लिखते हैं, नो लोएस्ट कंडीशन लिखोगे कि अगर यहाँ पे वैल्यू 500 से ज्यादा है, ठीक है, या फिर 100 से ज्यादा है, तो हर एक वैल्यू जो 1000 होगा वो भी 100 से ज्यादा होगा, 600 होगा वो भी 100 से ज्यादा होगा, 400 होगा वो भी 100 से ज्यादा होगा, मतलब 500 से कंसिडर करना है तो 500 से। बट कोई भी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू तो ऑब्वियसली लोएस्ट वैल्यू से बड़ी ही होगी, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है कंडीशंस में। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें सपोज आपने इतना कंडीशन दिया, फर्स्ट कंडीशन दिया, अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो ही सेकंड कंडीशन चेक किया जाएगा। अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो उसका आउटपुट रिटर्न करके फॉर्मूला एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा, ये अगले वाले वैल्यूज के लिए चेक ही नहीं करेगा। तो अगर आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, लोएस्ट वैल्यू के लिए पहले कंडीशन देते हैं, देन मिडल वैल्यू के लिए देते हैं, देन हाईएस्ट वैल्यू के लिए देते हैं, तो आपको फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, मतलब इट डिपेंड्स। तो इसीलिए ये आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, ये अगर इफ के अंदर इफ लिखना सपोज किसी को कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो एक्सेल में उन्होंने और एक फॉर्मूला बनाया है जिसको इफ्स कहा जाता है। इफ्स, इफ ऐसे इज इक्वल टू इफ्स, तो इसमें नेस्टेड देने की जरूरत नहीं है। इसमें कैसा है, पहले कंडीशन दो, देन क्या वैल्यू आनी चाहिए। तो मैंने लिखा इफ दिस P2 इज ग्रेटर देन 1000, कॉमा, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू मिलना चाहिए हाई। ओके, हाई इतना ही लिखता हूँ मैं। देन कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पे सेकंड कंडीशन देना है, जबकि हम इफ यूज करके दूसरा कंडीशन दे रहे थे। तो यहाँ पे उन्होंने एक इस तरह से फॉर्मूला बनाया है कि आपको नेस्टेड फॉर्मूला यूज करने की जरूरत भी नहीं है, इफ्स करके फॉर्मूला है। ठीक है,
देन अगेन सेम वैल्यू इफ दिस इज ग्रेटर देन 500। तो इंटरनली वर्किंग तो इसका सेम ही है, जो पहले वाला हमने लगाया उसका और इसका वर्किंग सेम ही है, ठीक है। बट उन्होंने मोस्ट ऑफ द थिंग्स एक्सेल के बेसिस पे मतलब कोड में कवर किया, ये जो फॉर्मूला का लॉजिक बनाया उसमें कवर किया। एंड देन यहाँ पे आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली तो आप नहीं लिख सकते क्योंकि ये फेल्स टाइप का फॉर्मूला नहीं है। ये ट्रू होगा तो, अगर ये ट्रू होगा तो ये आउटपुट मिलेगा, ये ट्रू होगा तो ये आउटपुट मिलेगा। इस तरह से आपको सारे इसके लिए कंडीशंस को देना है, वन बाय वन कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन पहले चेक किया जाएगा, उसका आउटपुट रिटर्न करता है तो एग्जीक्यूशन खत्म। नेक्स्ट आप जो भी सेल यूज करोगे, मतलब इसको ड्रैग करोगे तो नेक्स्ट सेल पे ये कैलकुलेशन परफॉर्म कर देगा। बट ये एग्जीक्यूशन इसका स्टॉप हो जाएगा जैसे ही इसको कोई भी कंडीशन का आउटपुट ट्रू मिलता है तो, ठीक है। तो इफ्स में अगर यहाँ पे आपको देना है कंडीशन, तो यहाँ पे आपको थर्ड कंडीशन भी देना होगा। इफ ऐसे P2 इज लेस देन और इज इक्वल टू 500। क्यों देना है? क्योंकि इसमें डिफॉल्ट फॉल्स वाला नहीं है, राइट। फॉल्स वाला इसमें है ही नहीं लॉजिक। तो अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो आपको आउटपुट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इफ्स में, इफ में है, ओनली इफ करके जो फॉर्मूला है उसमें आपको फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होगा तो भी आप एक आउटपुट मेंशन कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं, वो मिलेगा। बट इफ्स में नहीं है, तो यहाँ पे आपको वो कंडीशन ही देनी होगी जो फॉल्स के बाद आने वाली है। एंड देन मैंने लिखा यहाँ पे लो, ठीक है। एंटर करो, देखो लो 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 लो, बस सेम ही काम होगा। और यहाँ पे हाई सेल्स है, वहां पे हाई मिल रहा है। जहाँ पे एवरेज है वहां पे एवरेज मिल रहा है, यहाँ पे एवरेज है वहां पे एवरेज मिल रहा है। मैंने शॉर्ट में लिखा है बट यस, पर्पस तो सेम ही है, टैग्स बनाने। तो इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कब इफ्स यूज करते हो तो आपको ईच एंड एवरी पॉसिबल कंडीशंस को स्पेसिफाई करना होगा। एल्स में क्या है, एल्स में एक हद तक मतलब आप जो दो तीन कंडीशन है देने दे दो इफ एल्स के साथ, और लास्ट में जो बचता है वो ऑब्वियसली एल्स, मतलब सारे कंडीशंस अगर फॉल्स होंगे तो बचा हुआ वैल्यू आ जाएगा, वो डिफॉल्ट आउटपुट रहेगा। अगर कोई नहीं है तो फिक्स लो सेल्स वाला आउटपुट आने का, ठीक है। तो इस तरह से नेस्टेड इफ एल्स, ऐसा नहीं है कि इसमें दो तीन, आप 1000 टाइम लिख सकते हैं, 10 10 15 15 बार भी इसको घुमा फिरा के लिखना पड़ता है, ठीक है। बट बाय प्रैक्टिस हो जाता है। आपको क्या समझना है, आपको ये बस ट्रू फॉल्स, एंड ट्रू होगा तो क्या आउटपुट है, फॉल्स होगा तो क्या करना चाहिए, ये आपको बाय प्रैक्टिस माइंड में रेडी हो जाएगा। जैसे माइंड में रेडी हो जाएगा आप लिखना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। देन और दिस लॉजिकल फॉर्मूलेज में आया, इफ देखा देर इज समथिंग कॉल्ड इफ एरर, ठीक है। तो सपोज मान लीजिए कि कोई फॉर्मूला आपको एरर देता है। अगर एरर देता है तो ऐसे सिचुएशन में आपको दूसरा फॉर्मूला एग्जीक्यूट करना है। तो वो वाला फॉर्मूला भी आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं। भाई एरर कब आता है, सपोज मैंने लगा दिया फॉर्मूला, यहाँ पे मैंने एक सिंपल वीलुकअप का फॉर्मूला लगा दिया। ये 101 जो है ना उसकी जगह पे मैंने लिखता हूँ, ठीक है। पहले 101 ही लिखते हो, ये फॉर्मूला है 101, इसके लिए मुझे लुकअप लगाना है। या फिर मैं यहाँ पे 101 वैल्यू लिखता हूँ, देन फॉर्मूला लगाता हूँ, ओके इज इक्वल टू वी लुकअप। इस वैल्यू के लिए मुझे लुकअप लगाना है। मुझे उस जो भी स्टूडेंट है उसका नेम यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। अभी तक हमने वी लुकअप फॉर्मूला डिस्कस नहीं किया है, मैं बता दूंगा कल इसमें क्या है। बट एक फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। एंड उसका आउटपुट, अगर ये वैल्यू वहां पे एग्जिस्ट है जो भी हमने रेंज दिया है तो उसका नेम आएगा। बट अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं है, ठीक है, मैंने 106 लिखा, अभी इस पूरे कॉलम में 106 कहाँ पे है क्या नहीं है, तो क्या मिल रहा है, ये हैश एन करके, ये एरर टाइप है, एक्सेल का एक एरर है, ठीक है। एक्सेल का एक एरर है, इसकी जगह पे 101 ही लिखा, ये मिल रहा है। अगर मैंने दो को देखो, यहाँ पे ए एंड बी दो कॉलम सेलेक्ट किया है तो मैंने यहाँ पे कॉलम इंडेक्स 2 दिया है। अगर मैं यहाँ पे 3 देता हूँ तो रेफरेंस मिलता है, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि आपने जो रेफरेंस दिया है वो रेफरेंस गलत है, आउट ऑफ रेंज रेफरेंस है। बट ये फिर भी एक टाइप का ही एरर है, राइट। देन हमने पहले भी देखा था कि अगर हम किसी इसमें वैल्यू जो है वो वैल्यू गलत पास करते हैं, या लुकअप वैल्यू है और उसको सपोज
वैल्यू हम गलत पास करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हैश यानी काइंड ऑफ एरर देता है, कभी हैश वैल्यू टाइप एरर देता है, हैश रेफरेंस टाइप एरर देता है, बट एनी काइंड ऑफ एरर आपको मिलता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको अगर उस एरर को बाईपास करना है, हैंडल करना है, तो आप इफ एरर करके जो फॉर्मूला है उसको यूज कर सकते हैं। तो इफ एरर का क्या सिंटैक्स है, तो इफ ऐसे इफ एरर, इसको ओपन करता हूं तो पहले वाला वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू नहीं, आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू तो उसने लिखा है, बट अगर फर्स्ट वैल्यू की जगह पे एरर आता है, अगर एरर मिलता है, तो ये सेकंड वैल्यू को रिटर्न करेगा, वैल्यू इफ एरर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग से फॉर्मूला यहाँ पे अब लगा देता हूँ, इज इक्वल टू इफ ऐसे इफ एरर, एंड मैंने लगाया यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला, जो नेम मुझे रिटर्न करके देगा, 101 का नेम रिटर्न करके देगा। कल के सेशन में हम वी लुकअप का फॉर्मूला किस तरह से लगाना है वो देखेंगे, कल लुकअप फॉर्मूलाज देखने वाले हैं। ठीक है, तो वैल्यू इफ एरर, पहला वाला तो हो गया, पहले वाले ने अगर एरर दिया तो दूसरा वाला वैल्यू आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे हैश एन या फिर हैश रेफरेंस इस तरह से एरर आने से अच्छा है कि मैं यहाँ पे, मतलब अगर फॉर्मूला करेक्ट है तो वैल्यू नॉट फाउंड करके मैंने आउटपुट दिया। ये तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब ये वैल्यू नहीं मिल रहा, तो आपको कुछ वहां पे और लिखना है, वो एरर दिखाने से अच्छा है कि ये आप कुछ ऑब्जर्वेशंस वहां पे पुट कर दो, कस्टम वैल्यू लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे ए आ रहा है, अगर आउटपुट सही आ रहा है तो आपका सेकंड वैल्यू नहीं आएगा, आउटपुट सही आ रहा है तो सेकंड वैल्यू नहीं आएगा, बट मैं यहाँ पे 106 कर देता हूँ, जबकि आपको पता है कि यहाँ पे हैश एन आने वाला है, क्योंकि वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं है। तो ये हैश एन दिखाने से अच्छा ये क्या करेगा, ये उसको हैंडल करके, मतलब ये फंक्शन उसको खुद ही हैंडल कर लेगा और ये बोलेगा कि चलो एरर नहीं देना है मुझे, एरर एरर की जगह पे मुझे ये वैल्यू देना है, तो वैल्यू नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये इस तरह से सपोज मतलब ये इफ एरर काम करता है, तो एरर हैंडलिंग करके कोडिंग में होता है पार्ट, बट इसमें से ये बहुत सिंपल पार्ट है। आपको ये नहीं तो वो, अगर इसमें से फर्स्ट वैल्यू ने एरर दिया, फर्स्ट फॉर्मूला ने एरर दिया, तो सेकंड वैल्यू, यहाँ पे सेकंड वैल्यू नहीं, चलो आपको मान लीजिए आपको यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लिखना है, तो ये जो 106 एंड ऑल जो है वो यहाँ पे है। मैं बस इसको सपोज मान लीजिए कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, 106 ऐसे इस तरह से, मतलब मल्टीपल टेबल्स है आपके पास, सपोज दो से ज्यादा टेबल है, दो है, दो टेबल के बीच में आपको लुकअप लगाना, तो यहाँ पे मेरा 106 है। ठीक है, 107 है, 108 है, 109 है, 110 है, एंड नेम्स, ओके नेम्स कैन बी सेम, बट चलो इसको भी मॉडिफाई कर ले, ई एफ जी एच आई एंड जे, इस तरह से नेम्स है। अब अगर ये ऐसी भी सिचुएशन होगी कभी कभी कि दो टेबल में से लुकअप लगाना है, इस मतलब फर्स्ट वाले टेबल में नहीं होगा तो दूसरे टेबल में से वैल्यू मुझे आना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम ये इफ एरर यूज कर सकते हैं, और दूसरा वाला लुकअप जो है वैल्यू नॉट फाउंड जो जहां पे लिखा है, अगर पहले वाले में एरर आता है तो दूसरा वाला काम करता है, राइट, तो ये तो हमने देखा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा वी लुकअप मुझे किस रेंज के लिए लगाना है, तो ये 106, ओके सॉरी इसमें नहीं जाना चाहिए, वी लुकअप ऑफ दिस, तो अगेन यही वैल्यू मुझे लेना होगा, देन ये वाला तो मेरा रेंज है, 1 2 कॉमा 2 कॉमा 0, ओके। ये कल पता चल जाएगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, राइट। देखो अभी फर्स्ट का वैल्यू है 101 लिखा तो फर्स्ट टेबल में से वैल्यू आएगा, 106 लिखा तो सेकंड टेबल में से वैल्यू आ रहा है, मतलब जो फॉर्मूला एरर, अगर पहले फॉर्मूला ने एरर दे दिया तो दूसरा फॉर्मूला एग्जीक्यूट होगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं, राइट, तो ऐसे आप कंडीशन भी देने, इफ एल्स भी लगाना है, इफ एल्स भी लगा सकते हैं, कुछ भी लॉजिक कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन, कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन कि आपको करना क्या है, राइट। बट लॉजिक बिल्ड करने के लिए आपको कंडीशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड इफ का फंक्शन, अगर फर्स्ट इफ काम नहीं करते तो सेकंड इफ देना है तो भी आप इफ एरर यूज कर सकते हैं, अगर पहला वाला एरर दे रहा है फॉर्मूला तो दूसरा वाला, ऐसा नहीं कि वो वी लुकअप के साथ यूज कर सकते हैं, ऐसे
एन नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिचुएशंस होंगे कि जिसमें आपको ये नहीं तो वो एग्जीक्यूट करना होगा, तो वहां पे इफ एरर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इफ एरर के बारे में। दिस इज नॉट टेक्स्ट। ओके, देन कभी कभी और एक सिचुएशन होता है, जैसे कि चलो स्विच को भी देखते हैं हम क्या है, कैसे यूज करना है। और एक नया फॉर्मूला है स्विच करके, मोस्टली इसको मतलब नहीं यूज किए, इफ्स के साथ ही काम करते हैं, बट इफ्स की जगह पे अगर कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज है उनके बेसिस पे आपको कोई और वैल्यू, जैसे इफ में हमने ट्रू फॉल्स से फेल पास निकाला, वैसे ही अगर आपको कुछ डिराइव करना है तो भी कर, इफ से भी तो कर ही सकते हैं, बट फिर भी अगर एक थोड़ा सा अलग टाइप का है कि वैल्यू क्या है एंड उसके पॉसिबल सिचुएशंस आप एक बार में लिख के रख दोगे, तो आप स्विच भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो मान लीजिए मेरे पास कुछ डेट्स है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेट, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ डेट का। ठीक है, एंड ये डेट है आज का। इफ आई से दिस +1 एंड इफ आई ड्रैग दिस फॉर्मूला, कुछ डेट के लिए मैं ये फॉर्मूला ड्रैग करता हूँ, इस तरह से मेरे पास एक हफ्ते का वीक है। बट इसमें से अगर मैं डेट फॉर्मूला यूज करता हूँ, ठीक है, वीक नंबर, ठीक है, तो वीक नंबर तो मुझे इसमें से, नहीं वीक नंबर नहीं, वीक डे निकाल सकता हूँ, राइट, वीक डे। और मैंने यहाँ पे वीक डे का फॉर्मूला लगा दिया, तो मुझे इसमें से डे नंबर मिलने वाला है कि ये वीक में। एंड देन सीरियल नंबर, मैंने मंडे को स्टार्ट करना है, संडे को स्टार्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपका आर्गुमेंट पास करना है। मैंने 2 लिखा, आज के डे को फर्स्ट डे कंसिडर करना चाहिए, और थ्रू दिस आपको डे। बट ये तो मैंने 7 ही लिया है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपको ये फॉर्मूला और नीचे ड्रैग करना है, ठीक है, ऐसे पूरे कॉलम में 1000, 2000, लाख, 2 लाख रोज का डेटा है, उसमें से एक कॉलम के ऊपर आपको इस तरह से फॉर्मूला लगा, तो आपको वीक डे तो मिल जाएगा कि उस वीक का ये कौन सा। बट उसका अगर डे नेम आपको लेके आना है, तो डे नेम के लिए तो कोई फॉर्मूला है नहीं, राइट। तो कैसे लाओगे, तो ये फेल्स कर सकते हैं आप, यहाँ पे इज इक्वल टू इफ लिख के, इफ दिस इज इक्वल टू 1 कॉमा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मंडे, राइट। एंड देन एल्स, एल्स होगा तो अगेन आप इफ लिखोगे, या फिर इफ्स वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं, इफ दिस B2 इज इक्वल टू 2, तो आपको मिलना चाहिए ट्यूसडे, ट्यूसडे ये वाला तो आप कर ही सकते हो कि ये एक इफ नेस्टेड इफ का अच्छा एग्जांपल है। मैंने बस ट्यूसडे, ओके, इसके इसके अंदर मुझे देना है कि सपोज मान लीजिए मैंने इसमें लिखा ब्लैंक, ठीक है, फॉल्स होगा तो मुझे कुछ कंडीशंस नहीं देने, व्हाट इट सेज, ओके, मंडे लॉजिक टेस्ट वैल्यू फॉल्स, लॉजिक टेस्ट ये तो ट्रू हो गया, ओके, 2 कॉमा, उसकी वजह से मतलब वहां पे एक डबल इन्वर्टेड एक्स्ट्रा हो गया था करके फॉर्मूला काम नहीं कर रहा था, ये वैल्यू ट्रू एंड एंड। ठीक है, मंडे ट्यूसडे 2 ही दिन के लिए लिखा है। ठीक है, तो यही अगर आपको अवॉइड करना है, और एक फॉर्मूला होता है स्विच करके, वो वाला यूज करना है, तो हम स्विच वाला भी यूज कर सकते हैं। स्विच, इसमें क्या है, इसमें आपको एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या होगा, एक्सप्रेशन मतलब जिससे आपको एक वैल्यू मिलेगा, तो किससे वैल्यू मिलने वाला है, मुझे इस सेल नंबर से वैल्यू मिलने वाला है, राइट। मैं यहाँ अगर यहाँ पे B2 लिखता हूँ तो मुझे मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे 1 आ जाएगा, B2 की जगह पे 1 आ जाएगा। ठीक है, ये तो पता है। देन अगर इसका वैल्यू 1 होगा, तो आपको क्या हो, आपका आउटपुट क्या होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे आउटपुट लिख देता हूँ कि उसका वैल्यू अगर 1 होगा तो मंडे होना चाहिए। ठीक है, कॉमा, मतलब ट्रू फॉल्स की ही बेसिस पे ये काम करने वाला है, ऑब्वियसली लॉजिकल है तो ट्रू फॉल्स चेक करने वाला है, बट देन आपको यहाँ पे इस तरह से भी एक फॉर्मूला बना के उन्होंने दिया है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे ट्यूसडे कॉमा, देन वैल्यू अगर उसका 3 होगा, मतलब डे नंबर 3 होगा, तो क्या वैल्यू मिलना चाहिए, तो मैंने बस शॉर्ट में लिखता हूँ वेनसडे। ठीक है, देन 4 थर्सडे। ठीक है, अगर 5 होगा तो क्या मिलना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा फ्राइडे। एंड देन 6 होगा तो क्या मिलना चाहिए, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सैटरडे। एंड देन 7 होगा
तो आपको क्या मिलना चाहिए, तो सपोज मुझे मिलना चाहिए संडे। तो ये इस तरह से एक एक्सप्रेशन है, मतलब उस सेल का जो वैल्यू होगा उसके बेसिस पे मुझे डे नेम्स रिटर्न करने थे, राइट। तो मंडे के लिए मंडे आ रहा है अगर वन है तो, एंड देन थ्रू दिस क्या हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, ये नेस्टेड इफ एल्स तो ऑब्वियसली यूज कर सकते हैं, बट स्विच करके एक एडवांस फॉर्मूला उन्होंने ऐड किया है कि आपको बस इतना ही लिखना है, एक एक्सप्रेशन पास करना है। उस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा, अगर वन होगा, सपोज मान लीजिए वन होगा तो क्या मिलना चाहिए, टू होगा। तो ये पॉसिबल केसेस है, इसमें एक ही बार में डिफाइन करके रखना है, राइट। पॉसिबल केसेस है, आपके वीक में कितने डेज होंगे, 7 डेज होंगे। तो मतलब नेस्टेड यूज करने से ये अच्छा है, इप्स भी यूज कर सकते हैं, वो जो दूसरा वाला था इप्स वाला, बट उसमें कंडीशन देना होता है। इसमें ऐसा आपको ट्रू मतलब ग्रेटर देन इज इक्वल टू नहीं, ये इज इक्वल टू बेसिस पे चलता है। अगर इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू वन, इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू टू, ये ऑटोमेटिकली चलता है, राइट। तो यहाँ पे कंडीशंस में ऑपरेटर भी देने की जरूरत नहीं है। तो ये इतना ही डिफरेंस है, अदरवाइज आप इफ्स भी यूज कर सकते हैं, इफ्स ये वाला भी यूज कर सकते हैं। देन इफ आई से दिस इज इक्वल टू वन, देन मुझे लिखना होगा यहाँ पे मंडे, ठीक है। देन अगेन लॉजिक टेस्ट टू, अगर ये इज इक्वल टू टू होगा तो ये ऐसे इज इक्वल टू देना है। सपोज ये तो हमने मतलब मान लीजिए 7 वैल्यूज के लिए, आपको ऐसे 10 15 20 वैल्यू के लिए देना है, तो एक ही बार में मतलब वो कंडीशंस देने से अच्छा है ये स्विच यूज करें, right? और इसको कितना भी नीचे मतलब ड्रैग करो एंड तक, ये आपको वही वैल्यू रिटर्न करेगा जो आपने यहाँ पे पास किया। तो एक कांस्टेंट मतलब एक फिक्स्ड वैल्यूज आपको कभी रिटर्न करने हैं, नंबर एक अनदर एक्सप्रेशन की। यहाँ पे एक्सप्रेशन मतलब ये ऐसा नहीं कि आप एक सेल नंबर ही दे सकते हैं, यहाँ पे कुछ वैल्यू भी डिराइव कर सकते हैं। जो भी फॉर्मूला आपको यूज करना है यहाँ पे एक्सप्रेशन की जगह पे, बी टू की जगह पे कुछ भी फॉर्मूला वगैरह सब कुछ यूज कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि उसको किस तरह से यूज करना। बट दो फॉर्मूलेज हैं जो बेसिकली यूज किए जाते हैं, इफ एंड स्विच। ओके, स्विच अभी अभी ऐड किया है, पहले ओनली इफ था। मे बी 2019 के एक्सेल में तो है, मे बी उसके पहले नहीं रहेगा, 16 के पहले तो नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये मतलब दिस इज व्हाट अबाउट द लॉजिकल फॉर्मूलाज, ठीक है। इसमें ट्रू एंड फॉल्स करके दो है। तो सपोज मान लीजिए कि आपको कभी बुलियन एक्सप्रेशन पास करना है, पता नहीं है आपको कि ट्रू है या फॉल्स है, बट ठीक है चलो। तो आपको अगर ट्रू लिखना है तो आप ट्रू का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि हम वी लुकअप यूज करते हैं, तो वी लुकअप में यहाँ पे ये ट्रू एंड फॉल्स होता है रेंज लुकअप के लिए, राइट, ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ पे आप ट्रू भी लिख सकते हैं। ट्रू लिखना है तो कैसे लिखना है, तो आपको फॉर्मूला यूज करना होगा उसका, ठीक है। वो वाला भी यूज कर सकते हैं, मतलब ये ट्रू फॉल्स यूज कर सकते हैं, और 0 1 यूज कर सकते हैं। 0 1 क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो जीरो होता है उसका हमेशा वैल्यू फॉल्स ही होता है, बट मोर देन फॉल्स होगा। हम वन यूज करते हैं, बट मोर देन जीरो कोई भी नंबर होगा तो उसका वैल्यू हमेशा ट्रू होता है, उसका वैल्यू हमेशा ट्रू ही होता है। ओके, तो ये मतलब इसी तरह से काम कर लेता है। तो पर वन मोस्टली हम प्रेफर करते हैं, वन इज इक्वल टू ट्रू, जिसका वैल्यू वन होता है, ट्रू का वैल्यू वन होता है, फॉल्स का वैल्यू जीरो होता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में करके हम इसमें वी लुकअप में जीरो एंटर करते हैं या फिर वन एंटर करते हैं ट्रू एंड फॉल्स के लिए। नहीं तो आपको ट्रू फॉल्स लिखना है तो ट्रू फॉल्स भी आप लिख सकते हैं। ओके, कोई नहीं। तो इस तरह से लॉजिकल फॉर्मूलीज काम करते हैं एक्सेल में, एंड दिस इज ऑल अबाउट। जिस तरह से हमने ट्रू को देखा उसी तरह से एक ट्रू छोड़ के एक फॉल्स का भी फॉर्मूला है, इज इक्वल टू फॉल्स। कुछ नहीं है, इनका यूज ही इतना है कि ट्रू ट्रू रिटर्न करता है, फॉल्स फॉल्स रिटर्न करता है, बस ये बुलियन वैल्यूज होते हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर आपको एक्सेल में लिखना है तो आप ट्रू लिखोगे तो ये देखो बुलियन में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट किया जा रहा है। एक्सेल विल टेक केयर फॉर दिस। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। ओके, सबका मीनिंग सेम ही है।
बट जहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स पास करना है वहां पे आपको, मतलब अगर फॉर्मूला में पास करना है तो आप ओनली ट्रू नहीं लिख सकते, वो टेक्स्ट कंसिडर किया जाएगा। इससे अच्छा आप लेट्स से कि उसको फंक्शन एज अ फंक्शन पास करें। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द लॉजिकल फॉर्मूलाज। मोस्टली इस तरह से एक डिराइव्ड कंडीशनल कॉलम, कंडीशनल आउटपुट लेने के लिए हम ये फॉर्मूलाज यूज करते हैं।